So, hello friends, my name is Brij Mohan Joshi, and this is my new platform, Inception IAS. And through this platform, we will discuss some important concepts related to civil services examination conducted by UPSC and state public service commissions. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले मैं यूट्यूब में, मतलब दिस इज नॉट माय फर्स्ट स्टिंट ऑन यूट्यूब। मैं पहले भी यूट्यूब में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ अलग अलग चैनल्स के थ्रू। बट ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट करने की मतलब एक प्लान किया है कि एक बहुत डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए। और यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस जो भी सिलेबस को लेके स्ट्रेटेजीज हैं, और चाहे वो जनरल स्टडीज हो, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ इवन वी विल आल्सो ट्राई टू कवर इंटरव्यूज आल्सो। इंटरव्यूज को भी हम लोग इस चैनल के थ्रू कवर अप करेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस भी। तो ये मेरा फर्स्ट मेडन यहाँ पे, दिस इज द मेडन लेक्चर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सपोर्ट मी। मेरे चैनल को जैसा सब्सक्राइब करें, जैसे लोगों तक पहुंचाएं, बिकॉज आजकल यूट्यूब के अंदर नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, सब्सक्राइबर्स हो चाहे व्यूज हो। और वही एक सोर्स है इंस्पिरेशन का, जिससे हमें और अच्छा प्रोडक्ट आपको और अच्छी सर्विसेज आपको डिलीवर करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। तो आज हम लोग जो पहला लेक्चर है इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे। मैं आपको बोर नहीं करूंगा कि तैयारी कैसे करें या पढ़ाई कैसे करें, शेड्यूल कैसे बनाएं। उसके लिए तो हजारों लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। तो आज मैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, और उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में पहले मैं जाऊंगा, और उसके बाद हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा। नाउ यू कांट सी मी, बट यू कैन फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, यानी कि सातवां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1956। अब आप सोच रहे होंगे कि सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कि एक नॉर्मल संवैधानिक संशोधन है, तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाने की क्या जरूरत है। तो ये शुरुआत है ये पूरे कॉन्सेप्ट सीरीज की, जिसको मैं 2 या 3 लेक्चर्स में आगे आई ट्राई टू कवर इट। आजकल आप दोस्तों देख रहे हैं कि दिल्ली का जो मैटर है वो काफी न्यूज में चल रहा है। वहां पर आप देखेंगे कि जो दिल्ली का जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो एक्ट है 1991 का, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, सर्विसेज को हटा दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरीज का एक टॉपिक जिसको मैं लिख देता हूं कि यूटीज, काफी न्यूज में है। अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के ऊपर हियरिंग कर रहा है, विच इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, ये रिलेटेड है हमारे आज के जो कोर टॉपिक है, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्लियर? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं, और आज के हम लोग प्रेजेंट स्टेट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप मुझे स्क्रीन पे दोबारा देख सकते हैं। तो ये दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसके लिए आपको पॉलिटी की कोई एक्सपर्टीज स्टडी करने की जरूरत नहीं है, स्पेशल स्टडी, ये आप सब लोगों को पता है। और ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। चाहे वो यूपीएससी के कैंडिडेट्स ना हो, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर इन जनरल अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों, आज हमारा जो, अगर हम हमारे इंडिया में इंडियन टेरिटरी की बात करें, तो आज हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक कैटेगरी में हमारे पास आते हैं स्टेट्स, जो कि 28 स्टेट्स हैं आज की डेट में। ठीक है,
और फिर हमारे पास यूनियन टेरिटरीज आती हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं एट प्रेजेंट, मतलब देर आर, देर इज ओनली, यू कैन से, अंडर टू हेडिंग्स द टेरिटरीज आर डिफाइंड इन इंडिया। एक तो स्टेट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अंदर आते हैं, राज्य जिनको हम लोग बोलते हैं, विच आर 28 इन नंबर। और दूसरी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट की टेरिटरीज हैं, जो कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्लियर? 8 इसलिए हैं क्योंकि अभी जो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव है, उनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दो नई यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ओरिजिनली 7 यूनियन टेरिटरीज थी, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर 9 हुई, और फिर दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया, तो एट प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये अभी प्रेजेंट स्टेटस है इंडिया के अंदर। क्लियर? और अगर आप देखेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है, यानी कि जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की, वहां पर इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं वहां पे। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कहानी यहीं से शुरू होती है, और यहीं से हम लोग सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। क्लियर? तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय राज्य यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं था। और जो फर्स्ट शेड्यूल थी, यानी कि पहली अनुसूची थी, उसके अंदर 4 कैटेगरी के स्टेट थे: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज नहीं थे, बल्कि देयर वाज अ 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। 4 कैटेगरीज में टेरिटरीज को डिवाइड किया गया था, जो कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था। बिकॉज उस टाइम पे आप देखेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि ऐसे सिस्टम क्यों लाया गया, बट उस टाइम पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, उनको पुनर्गठन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला इस तरह से नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया कि उनको 4 कैटेगरीज में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड कर दिया। ठीक है? ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? अब इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है? और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में अभी हम उसकी बाकी सिफारिशों को भी पढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इसको खत्म कर दिया। और उसके अंदर अब ये हुआ कि केवल 2 कैटेगरी के टेरिटरीज इंडिया में रहेंगी। पहले होंगे स्टेट्स और दूसरी हैं यूनियन टेरिटरीज। क्लियर? और इस अधिनियम को संविधान, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम था, इसके कारण संविधान में भी संशोधन करना पड़ा, काफी मेजर चेंज हुआ। हम लोग समझते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये सबसे बड़ा अभी तक का भारतीय संविधान में बदलाव है। इस बात से आप सब लोग एग्री करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जरूर है
कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से काफी मेजर चेंज हुए। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो अगर अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें, अगर हम ढांचागत तरीके से संविधान में बदलाव की बात करें, तो उसके लिए ये जो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? क्योंकि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जहां पर ये जो स्टेट्स की कैटेगरी है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इसको अबॉलिश किया गया। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड है, और इसी में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चेंजेस किए गए। तो अगर हम लॉजिकली बात करें, देखें यहाँ पे कैसे इसको हम लोग गेस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे वहां वहां पर अमेंडमेंट और चेंज हुए होंगे जहां जहां पर यूनियन और स्टेट इन्वॉल्व हैं। तो यूनियन और स्टेट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं? वो इन्वॉल्व हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर में, वो इन्वॉल्व हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो गवर्नर, हाई कोर्ट, इन सब जगह पे अमेंडमेंट हुई होगी। तो उसको एक एक करके देखते हैं। इस पीडीएफ पे अब आप ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान का भाग 6 है, पार्ट 6 है, उसके अंदर ये जो पार्ट ए कैटेगरी के स्टेट्स हैं, पार्ट ए कैटेगरी के जो स्टेट्स थे, ये कौन से स्टेट थे? ये ऐसे स्टेट थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। यानी कि आजादी से पहले ये भारत में ब्रिटिश प्रांत थे, यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था, उसकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ब्रिटिश टेरिटरीज थी। तो इनको पार्ट ए, मतलब संविधान के भाग 6, अभी देखेंगे प्रेजेंटली भाग 6 में स्टेट्स हैं, तो इनको पार्ट ए कैटेगरी का स्टेट बोला गया फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अब ये कौन कौन से थे, जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इनकी जो टोटल नंबर था, ये 9 थे आपके। ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपका असम है, फिर बिहार था, फिर बॉम्बे था। ध्यान दीजिए, at that time there was Bombay, there was no Madhya Pradesh, sorry, there was no Maharashtra, there was no Gujarat, there was no Karnataka, so it was like Bombay. ठीक है, बॉम्बे के बाद मध्य प्रदेश था, मद्रास था, उड़ीसा, पंजाब, उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आज हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो वो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे। क्लियर? यूनाइटेड प्रोविंसेस के बाद अगर हम देखेंगे तो वेस्ट बंगाल था। तो ये 9, मतलब जो पहली कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी को अगर हम लिखेंगे तो पहली कैटेगरी पार्ट ए, टोटल 9 स्टेट्स, और इनको क्या बोलते थे? ये फॉर्मर ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंस थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन प्रोविंसेस के अंदर एक गवर्नर होता था, जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, और इनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, और इनके अपने चीफ मिनिस्टर्स भी होते थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंस थे, लगभग लगभग उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो किया गया। गवर्नर को ही रखा गया, पर गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया होता था, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा।
और इनकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता था। ठीक है, तो ये 9 स्टेट्स जिनको हम लोग गवर्नर प्रोविंस बोलते थे। क्लियर? अब देखिए उसके बाद अगर आप अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप अगर अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठा के देखिए या बेयर एक्ट आप उठा के देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 है, भाग 7 है, वो अभी ओमिटेड है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, जैसा आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़ेंगे तो पार्ट 6 स्टेट्स, पार्ट 7 ओमिटेड, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है अभी, वो जगह अभी खाली है, क्योंकि पहले उसमें कुछ रहा था। उसके पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज आते हैं और पार्ट 9 में पंचायत आता है। ठीक है, तो पार्ट 7 में क्या था? पार्ट 7 के अंदर स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 20 स्टेट्स थे, ये फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, अब यहां पर अरेंजमेंट क्या किया हुआ था कि ये प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे, कुछ तो बड़े प्रिंसली स्टेट थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स एक साथ आपके मर्ज हो गए, ग्रुप हो गए। कुछ प्रिंसली स्टेट्स इंडियन यूनियन में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके दे बिकेम द पार्ट ऑफ द गवर्नर प्रोविंसेस। बट दीज प्रिंसली स्टेट्स, यू नो, इनके अंदर एक अरेंजमेंट किया हुआ था यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पे। मतलब इनके जो हेड होते थे ना, वो गवर्नर नहीं होते थे, उनको बोलते थे राज प्रमुख। जैसे ऊपर वाली कैटेगरी के आपने जो देखे, उसमें हेड जो है वो गवर्नर है। यहां पर जो हेड थे स्टेट के, इनको बोलते थे राज प्रमुख। हालांकि ये राज प्रमुख भी फॉर्मली प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता था, पर ये जो राज प्रमुख होता था, ही वॉज द, यू कैन से, हेरिडेटरी रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था यहां पर भी थी, लेकिन इन हेड ऑफ द स्टेट्स को राज प्रमुख कहा जाता था। यहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। क्लियर? जैसे स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो यहां पर भी आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर्स हुआ करते थे। यहां भी इलेक्शंस की व्यवस्था थी और यहां भी देयर वाज अ चीफ मिनिस्टर। पर ये मॉडल जो था ना, वो पूरी तरह से यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पे, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ब्रिटिश क्राउन होता है, तो वैसी यहां पर जो हमने व्यवस्था अपनाई थी, यहां पर ये बोला था कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो राज प्रमुख होगा, जो कि फॉर्मर रूलर है प्रिंसली स्टेट का, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा। और वहां पर एक डेमोक्रेटिक, यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे होगी, चीफ मिनिस्टर वहां पे होगा। तो इस कैटेगरी में ये स्टेट्स आपके आते थे। 9 स्टेट्स यहाँ पे भी थे। हैदराबाद था, जम्मू एंड कश्मीर था, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, जिसको पेप्सू भी बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो ये था। उसी तरह से राजस्थान उस टाइम पे फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं था, ये पार्ट 2 में आता था। उसी तरह से सौराष्ट्र, फिर त्रवणकोर और कोचिन, और उसके बाद विंध्य प्रदेश। तो ये पार्ट 7 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट 20 स्टेट्स आते थे। तभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक 4 स्तरीय, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन यहां पर था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे पार्ट 8 कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज है हमारी। क्लियर?
उस टाइम पे जो पार्ट 8 के स्टेट थे ना, इनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता था। चीफ कमिश्नर प्रोविंस का मतलब इनके जो हेड होते थे, मतलब देवर लाइक यूनियन टेरिटरीज ओनली, पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर चीफ कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे। ठीक है। और यही आगे जाके यूनियन टेरिटरीज बनी, तो इनमें आता था अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, फिर आता था हिमाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, यानी कि ये 10 पार्ट सी कैटेगरी के स्टेट थे। ठीक है। काफी लंबा ये हो रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, पूछ लेता है कि कौन कौन से स्टेट, कौन कौन सी कैटेगरी में कितने स्टेट थे, कम से कम ये क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है ना। अब उसके बाद जो पार्ट 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभी है, अभी पार्ट 9 में बच्चों पंचायत है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट डी स्टेट थे, या एक ही इसके अंदर स्टेट आता था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इस टाइम पे लक्षद्वीप और दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, गोवा, ये सब दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। इनको हम लोग आगे सीरीज में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग टेरिटरीज इंडिया का पार्ट बनी। ठीक है ना। तो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो फिलहाल हम इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के स्टेट थे, यानी कि 4 फोल्ड डिवीजन था। अब ये 4 फोल्ड डिवीजन को कंटिन्यू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि हम एक देश में दो विधान कैसे ला सकते थे, दो सिस्टम कैसे ला सकते थे, कि एक तरफ तो हम लोग स्टेट जो हैं, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनके अंदर गवर्नर हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके अंदर राज प्रमुख हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनको प्रीवी पर्सेस भी मिलते थे। यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं शाही भत्ते, आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए जिसने पढ़ा है कि कौन से अमेंडमेंट के बाद प्रीवी पर्सेस को अबॉलिश किया गया था। तो इनको शाही भत्ते मिलते थे सरकारी खजाने से। हालांकि इन लोगों ने काफी अपनी वेल्थ कंट्रीब्यूट भी की थी जब भारत आजाद हुआ था, बट फिर भी ये बड़ा डिफिकल्ट था कि ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन से हम लोग इंडियन फेडरेशन के मॉडल को आगे कंटिन्यू कर पाते। तो सबसे पहले सवाल यहां पर यह उठा कि भैया राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। अब राज्यों का पुनर्गठन यानी कि जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन है, ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही इसके अंदर काफी कमिटीज बनी हैं, जिनको हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है। जैसे धर कमीशन, जेवीपी कमिटी। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल। तो इमिडिएटली 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया दिसंबर 1953 में। इसके 3 मेंबर्स थे। पहले मेंबर्स थे फजल अली, जो कि इसके चेयरपर्सन भी थे। दूसरे थे के एम पनिक्कर और तीसरे थे एच एन कुंजरू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं बिकॉज ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमीशन।
तो सितंबर 1955 में, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सितंबर 1955 में इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की। और इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कुछ मॉडिफाई करते हुए, कुछ अमेंड करने के बाद, काफी डिटेल डिस्कशन के बाद, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नवंबर 1956 में इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भारत में ये पार्ट ए, बी, सी और डी कैटेगरी के स्टेट्स को खत्म कर दिया गया। क्लियर? और आगे देखेंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करना जरूरी था। ये दोनों साथ साथ हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पहले आया, उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। पहले संविधान में संशोधन किया गया, क्योंकि वो बेसिक एक्ट होता है, पहले संविधान में संशोधन करना जरूरी है। उसके बाद उसके आधार पर आप एक स्टैट्यूटरी लॉ या एक पार्लियामेंट्री लॉ वहां पे लेके आते हैं। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने और सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? ए, बी, सी, डी कैटेगरी को खत्म कर दिया। और फिर क्या किया? फिर ये किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में 14 स्टेट शामिल किए गए। अभी बताएंगे वो कौन कौन से थे। पार्ट 7 को ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। ये अभी भी खाली है, ये जगह है खाली। कल के दिन कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन आना होगा तो हम पार्ट 7 में डाल सकते हैं दोबारा, क्योंकि वो प्लेस खाली है। पार्ट 8 अब बन गई यूनियन टेरिटरीज। और पार्ट 9 अब हो गया खाली, ये भी ओमिट हो गया। ठीक है? अब ये जगह खाली थी, तो बाद में जाके आप देखेंगे ये जो पार्ट 9 है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद इसमें पंचायत आई। अभी एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में पंचायतें हैं। तो पहले वहां पर पंचायत नहीं थी, वहां पे डी कैटेगरी का एक स्टेट था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। ठीक है? तो भाई साहब 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। अभी बताएंगे वो कौन कौन से स्टेट थे और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज थी। अब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है, जो 30 सितंबर 1955 को जो रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट में कमीशन क्या कहता है? तो पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि ए, बी, सी और डी, ये 3 टीयर। वैसे डी एक अलग कैटेगरी है, तो 4 टीयर कह सकते हैं इसको। इसको पहले आप खत्म करिए, अबॉलिश करिए। ये राज प्रमुख और ये प्रिंसली स्टेट के स्पेशल एग्रीमेंट को खत्म करिए। ठीक है? आर्टिकल 371 को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। अभी बताएंगे 371, इसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा। काफी डेप्थ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम लोग उसको बहुत आराम आराम से कवर करेंगे। और आपका सपोर्ट उसमें हमें जरूर चाहिए। ठीक है ना? और इसने ये बोला कि केवल 3 स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज बनाओ। एक तो अंडमान निकोबार को बनाओ, एक दिल्ली को बनाओ और एक मणिपुर को बनाओ। और बाकी के जो कैटेगरीज हैं उनको मर्ज कर दो। क्लियर? तो इन रिकमेंडेशंस में से ये ऊपर की 2 रिकमेंडेशंस, ऊपर की जो 3 रिकमेंडेशन है, इनको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन यूनियन टेरिटरीज 6 बनाई गई। ठीक है? तो 14 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट लोकसभा में आती है। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हालांकि पहले ही स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट मैंने बताया कि उसको 56 में, ये थोड़ा सा पहले का है। तो ये सब यहां पर हुआ। ठीक है? अच्छा, दूसरा, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन ने एक और बात यहां पे की, और जो रिपोर्ट थी उसका नाम था फैक्टर्स बियरिंग ऑन रीऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोलते हैं कमीशन? इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल टू रिकॉग्नाइज स्टेट
on the basis of the single test of either language or culture, but that a balanced approach to the whole problem is necessary in the interest of our national unity. तो उन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक तरीके से, मतलब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए, लैंग्वेज के हिसाब से किया जाए या कल्चर के हिसाब से किया जाए। तो यहां पर कमीशन बोलता है कि एक सिंगल पैरामीटर को हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, एक बैलेंस्ड अप्रोच ली जानी बहुत जरूरी है। जहां पर लैंग्वेज वाला फॉर्मूला सूट हो रहा है वहां पे लैंग्वेज वाला फॉर्मूला अपनाया जाए, जहां पर कल्चर वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है वहां पे कल्चर वाला फॉर्मूला अपनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इस तरह से कमीशन ने बात कही। ठीक है, अब देखिए जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, साथ साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पहले पास हुआ। तो देखिए उस टाइम पे कौन कौन से स्टेट्स थे इंडिया में, इनको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा जल्दी जल्दी। आंध्र प्रदेश जो कि पहले ही बन चुका था, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था। उसके बाद असम, फिर बिहार, बिहार के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद जम्मू एंड कश्मीर। इसकी बाउंड्री में कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, बाकी बाउंड्री चेंजेस आपको नहीं पढ़ने। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें नीचे, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। बट फिर केरला, फिर मध्य प्रदेश, फिर मद्रास, मद्रास के बाद ये 8 स्टेट हो गए। फिर मैसूर आया, मैसूर के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये 14 स्टेट क्रिएट किए गए थे आपके स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के रिकमेंडेशन के बाद। अब हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थी, ध्यान दीजिए। हिमाचल प्रदेश बाद में एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना, पहले वो एक यूनियन टेरिटरी थी। जितना भी डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में हुआ है उसके पीछे यही रीजन है कि इनिशियली इट वाज अ यूनियन टेरिटरी, तो पूरा यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा, वहां के लोगों को ज्यादा राइट्स मिले। तो दैट वी विल आल्सो डिस्कस। और छठे नंबर में ये लक्षद्वीप, जिसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं, मिनिकॉय और अमिनदीवी आइलैंड्स। तो ये 6 यूनियन टेरिटरीज वहां पे बनी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कहानी थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या हुआ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि एक साथ हम लोग पढ़ेंगे तो एक साथ काफी ज्यादा वो हौच पौच हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट में 7th अमेंडमेंट क्या क्या चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। काफी मेजर चेंजेस आए, और ये उतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं था लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट था। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा का पूरा मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में डालूं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और इसमें हम लोग टारगेट रखते हैं कि कम से कम 500 प्लस व्यूज जब इस लेक्चर के ऊपर होंगे तो मैं तब जाके अपना नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता रहेगा तो वी विल ट्राई टू गिव बेस्ट कंटेंट। तो आज हम लोग यहीं पर करते हैं, यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। और इसमें हम लोग टारगेट रखते हैं कि कम से कम 500 व्यूज, क्योंकि पहला लेक्चर है तो मैं चाह रहा हूँ 500 व्यूज अगर इसमें आते हैं तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको इसमें 7th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 7th अमेंडमेंट एक्ट, आज उसका मैंने एक बैकग्राउंड दिया। और फिर उसके बाद मैं आपको दिल्ली के ऊपर भी समझाऊंगा कि दिल्ली का क्या केस है, कश्मीर का क्या केस है। बाकी फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जनरल स्टडीज के जो बाकी मॉड्यूल्स हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, तो वो सभी हम लोग यहाँ पर इस चैनल के थ्रू डिस्कस करते रहेंगे। तो एज यू नो दैट वेल बिगिन इज हाफ डन। तो मैं चाहता हूँ कि एक शुरुआत बहुत अच्छी हो। एंड नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, सो
please, give this channel a very good beginning so that it will keep me motivated. So that is all for the day. मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 500 लाइक्स के साथ, थैंक यू, 500 व्यूज के साथ। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।